बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। 19वीं सदी के शुरू के अंदर दर्जनों के हिसाब से इंटेलिजेंस टेस्ट बने। अमेरिका में भी डेवलप हुए, यूरोप में भी डेवलप हुए, और उनका मतलब मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि किस तरीके से हम एक गैर मुतअस्सिबाना तरीके से किसी बंदे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मालूम कर पाएँ और दो लोगों को आपस में कंपेयर कर सकें कि ये बंदा ज़्यादा होशियार या ज़्यादा अक्लमंद है और ये बंदा कम अक्लमंद है। शुरू में इसको हम गैर मुतअस्सिबाना कह रहे थे, लेकिन आप देखेंगे आगे किस किस तरीके से तासुब बरतने के लिए हमने आईक्यू टेस्ट को इस्तेमाल किया है। शुरू में जो टेस्ट डेवलप हुए उसमें से एक टेस्ट था अल्फ्रेड बाइनेट का, जो कि फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट था, और उस टेस्ट को 1905 में इसके रिजल्ट शाया हुए, जिसको हम बाइनेट साइमन स्केल कहते हैं। बाइनेट साइमन स्केल का जो कंप्लीट डिटेल पेपर है वो मैं डाउनलोड सेक्शन में अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। ये टेस्ट बनाया, और इस टेस्ट बनाने का मेन मकसद ये था कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका टेस्ट लेके मालूम किया जा सके। वो 3 से 12 साल की उम्र के बच्चे थे कि वो टेस्ट में कैसे परफॉर्म करेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। खुद बाइनेट कहता है कि जो टेस्ट है ये इनएडिक्वेट मेजर है, क्योंकि इसके अंदर आप क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं नाप सकते कि किस बंदे में कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। बहरहाल एक सिंपल मेथड था स्कूल गोर्स के लिए। 3 से 12 साल की उम्र के बच्चे थे। इसके अंदर मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं, और ये सीक्वेंस में चलते हैं, 30 के 30 लेवल। बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता है हत्ता कि उसको आगे मज़ीद सॉल्व करना नहीं आता और वहाँ पे रुक जाता है। जिस जगह पे वो रुकता है, जिस लेवल के ऊपर, वो उसका मेंटल नंबर हो जाता है। अब उस नंबर को सबसेट किया जाता है उसकी एज से, उस तरह आईक्यू निकल आता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल है और वो जाके लेवल नंबर 20 पे रुकता है, तो उसका अब जब हम उसको माइनस करेंगे 20 में से 10 को, तो उसका आईक्यू लेवल 10 निकल आएगा। एक दूसरा बच्चा है जिसकी उम्र 15 साल है, वो भी स्ट्रेस कॉल करता है, वो भी 20 पे रुकता है, तो उसका आईक्यू लेवल 5 निकलेगा। तो जो पहला वाला बच्चा था वो दूसरे वाले के बच्चे की मुकाबले में ज़्यादा ज़हीन होगा। ये बेसिक इसका मकसद था जहाँ से आईक्यू स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस निकलती चली गई। मिसाल के तौर पे इनिशियली तो ये सिर्फ इसलिए था कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि बच्चा आगे जाके क्लास के अंदर कैसे स्कोर करेगा, तो इसको इसमें एडमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए क्लास के अंदर, मज़ीद इसको कोई हेल्प चाहिए या इसको किसी दूसरी क्लास में असाइन किया जाए। लेकिन इट वॉज नेवर इंटेंडेड टू बिकम अ यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑफ इंटेलिजेंस, जिस तरह हम आजकल इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बात के अंदर आप जाके देखें तो इसको इस्तेमाल किया गया लोगों को फोर्स स्टरलाइज करने के लिए। स्टरलाइज कहते हैं कि बंदा आगे रिप्रोड्यूस ना कर सके, जिसको उर्दू में हम नसबंदी कहते हैं। और ये वर्जीनिया, स्टेट ऑफ वर्जीनिया में अमेरिका में 1972 तक ये प्रैक्टिस चलती रही, जिसके अंदर लाखों लोगों को फोर्स स्टरलाइज किया गया कि जी आप लोग इम्बेसाइल हैं, आप लोग फीबल माइंडेड हैं या बेवकूफ़ हैं, और आप लोगों को हक नहीं पहुँचता कि आगे आके आपके ऑफस्प्रिंग हो। यूएस आर्मी ने तकरीबन 17 लाख लोगों को आईक्यू टेस्ट की मदद से वर्ल्ड वार 1 के अंदर ड्राफ्ट के लिए उसको चेक किया कि वो लोग अच्छे सोल्जर साबित होंगे या नहीं होंगे, उनका इमोशनल टेम्परामेंट एज अ सोल्जर और इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होगा। यूएस एजुकेशन सिस्टम में आईक्यू टेस्ट या इससे मिलते जुलते इसके कोई और वर्जन के टेस्ट आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन के लिए, कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो हम उसको किसी स्पेशल या चार्टर स्कूल के अंदर असाइन करें। कोई बच्चा जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटल डेफिशिएंसी है तो उसको हम ऑटिज़म वाले, एडीएचडी वाले या किसी ऐसे स्कूल के अंदर करें जहाँ पे बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा सके। एक पूरी फील्ड है जो कि फ्रांसिस गाल्टन ने 1850 में इंट्रोड्यूस कराई, उसको कहते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ टू अरेंज रिप्रोडक्शन within a human population to increase the occurrence of heritable characteristics regarded as desirable। यानी आप कैसे वो ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, कैसे वो बच्चे पैदा करेंगे जिसके अंदर आपकी मतलूबा या आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। अभी एआई के दौर पे बात करते हैं तो चाइना के अंदर ऑलरेडी डिज़ाइनर बेबीज़ का कंसेप्ट शुरू हो गया है। तो उसमें होता ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जेनेटिक प्रोग्रामिंग करके जो एम्ब्रियोज होते हैं, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, स्पर्म्स के अंदर ही जाके मशीनों की मदद से उसमें चेंज कर देते हैं, तो बच्चा आपकी मर्ज़ी का पैदा होगा। आप चाहते हैं नीली आँखें हों, आप चाहते हैं 6 फिट का कद हो, आप चाहते हैं उसके बाल घुंघरियाले हों और भूरे कलर के हों, आप चाहते हैं उसकी स्किन फेयर हो। और जिस तरीके से हमारे पास आजकल डिज़ाइनर पर्स होते हैं, डिज़ाइनर शूज़ होते हैं, डिज़ाइनर 2 पीस सूट होते हैं, बहुत जल्द 10 से 20 साल के अंदर आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर डिज़ाइनर बेबीज़ आ जाएंगे। जितना पैसा आपके पास ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आप इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करवा सकेंगे और डिज़ाइनर बेबीज़ हमारे पास आ जाएंगे। यही तमाम चीज़ें यहाँ पे यूजेनिक्स में डिस्कस हो रही हैं। उस वक्त ये 100 साल पहले, 150 साल पहले ये तमाम चीज़ें तो हमारे पास मुयस्सर नहीं थी, लेकिन ये लोग बोलते थे कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बेवकूफ़ हैं तो हम किस तरीके से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं कि मज़ीद बच्चे पैदा ना करें, ताकि सोसाइटी के अंदर अक्लमंद लोगों की तादाद ज़्यादा रहे और बेवकूफ़
कम शादी करें, कम बच्चे पैदा करें, ताकि बेवकूफ़ों की तादाद एक कंट्रोल हद तक हमारे पास रहे। इसी IQ टेस्ट को हमने लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए बड़ी बुरी तरीके से इस्तेमाल किया। अब 19वीं सदी के शुरू के अंदर यह IQ टेस्ट किया जाता था ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि माशरे में इडियट कौन है, इम्बेसाइल कौन है, फीबल माइंडेड कौन है। और यहाँ तक कि अदालतें इसके ऊपर बाकायदा कोर्ट रूलिंग्स देता था ताकि अमेरिका के अंदर या नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो गोरों की पॉपुलेशन है, वाइट अमेरिकन्स की, वो ज़्यादा बढ़ सके, और जो इमिग्रेंट की पॉपुलेशन है उसको सिस्टमेटिकली क्लींस करा जा सके, किया जा सके कि वो कम से कम वो लोग पैदा होंगे, ऑफस्प्रिंग कम से कम हो। आप 1916 का ये पैराग्राफ पढ़ें लेविस टर्मेन का। ये साहब कहते हैं, हाई ग्रेड और बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी इज़ वेरी वेरी कॉमन अमंग स्पेनिश, इंडियन एंड मैक्सिकन फैमिलीज ऑफ द साउथ वेस्ट एंड आल्सो अमंग नेग्रूस। अब नेग्रूस का वर्ड तो एन वर्ड तो आप आजकल इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। Their dullness seems to be racial or at least inherent in the family stock from which they come. Children of this group should be segregated into separate classes. They cannot master abstractions, but they can often be made into efficient workers. From a unique point of view, they constitute a grave problem because of their unusually prolific breeding. बताएं, आज आप इस किस्म की कोई बात कर दें ब्लैक लाइव मैटर्स के दौर के अंदर तो लोग आपका सर फाड़ देंगे। लेकिन ये IQ का बहुत ज़्यादा रेसिस्ट पास्ट है और हम कुछ भी कर लें लेकिन इस चीज़ से फ़रार मुमकिन नहीं। US आर्मी का जैसे मैंने आपको बताया टेस्ट था, उसको कार्ल बिगम ने बड़े डिटेल में उसको डिस्कस किया। 1922 के अंदर ये किताब आई थी, अ स्टडी ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस। इसमें जो बिगम साहब हैं वो बोलते हैं कि इंक्रीज इमिग्रेशन एंड रेशियल इंटीग्रेशन वर टू ब्लेम, जिससे पूरा ओवरऑल अमेरिका का जो IQ लेवल है वो कम हो रहा है। और उन्होंने बोला कि ये इंटर रेशल मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, इंटर रेशल मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, और इमिग्रेशन को हमें हमें ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं करनी चाहिए, उसको डिस्करेज करना चाहिए ताकि इमिग्रेंट्स कम आएँ और इस तरीके से जो हम ज़हीन कौम है या हम जो ख़ास और मखसूस कौम है वो अपनी हम लोग ज़हनी सतह को बरकरार रख सकें। ये किताब अब बहुत से लोगों को आज बोलेंगे वो इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं होंगे, जैसे आप लोगों ने मुझसे सवालात भी पूछे कि ये चीज़ें मैंने अपनी तरफ से बना ली है। तो इसलिए इस किताब की जो ओरिजिनल कॉपी है, तकरीबन 125 साल पुरानी किताब है, ये मैं यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में अपलोड कर रहा हूँ। इस किताब को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इसी बात को अगले लेक्चर में आगे बढ़ाते हैं।